नमस्कार छात्रों, संस्कृत ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं श्रीमती सीमा श्रीवास्तव। इससे पहले के वीडियो में हमने आपको स्वर संधियों के बारे में चर्चा की थी, स्वर संधि के बारे में बताया था, उसके भेद बताए थे और उसके सारे नाम सूत्रों की व्याख्या उदाहरण सहित उसको सिद्ध करके बताया था। और सबसे बड़ी चीज उसका हमने आपको फंडा बताया था कि एग्जाम में यदि स्वर संधि का उदाहरण आ जाए तो आप कैसे पहचानेंगे कि किस संधि का उदाहरण। हर संधि का की हमने ट्रिक आपको बताई थी, ठीक है। तो इस ट्रिक को भी आप समझ लेंगे तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। टेट सुपर टेट में कुछ रखा नहीं है, ठीक है। अब स्वर संधि के बाद हम अगली संधि कौन सी, व्यंजन संधि पर आते हैं। आज हम व्यंजन संधि पर चर्चा करेंगे, ठीक। अब सबसे पहले हम आपको बता दें व्यंजन संधि क्या है। वैसे तो हम पहले भी आपको बता चुके हैं व्यंजन संधि के बारे। व्यंजन संधि क्या है, ठीक। तो व्यंजन संधि क्या है, दो व्यंजनों का मेल। जब दो व्यंजन मिलते हैं, दो व्यंजन आपस में टकराकर जिस परिणाम को उत्पन्न करते हैं, जिस विकार को उत्पन्न करते हैं, वही हमारी व्यंजन संधि है, ठीक है। तो अर्थात कहने का मतलब हमारा, हम आपको वैसे पहले भी बता चुके हैं कि व्यंजन संधि में क्या होता है, प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन ही होना चाहिए और द्वितीय पद का जो प्रथम वर्ण है वो भी व्यंजन ही होना चाहिए, ठीक। कभी कभी एकाध स्थितियों में स्वर आ जाता है, अदरवाइज व्यंजन ही होता है, ठीक है। तो व्यंजन व्यंजन बराबर व्यंजन, दो व्यंजन मिलकर जिस नए परिणाम को जन्म देते हैं उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं, ठीक है। अब व्यंजन संधि में हमारी सबसे पहली संधि कौन सी है, इश्चित्व संधि। व्यंजन संधि की सबसे पहली संधि है इश्चित्व संधि, ठीक है। अब इश्चित्व संधि देखिए, हमने नाम लिखा है इश्चित्व, ठीक। इसको इश्चित्व क्यों कहा गया, इसमें शकार और चवर्ग का विधान होता है, इसीलिए इसको इश्चित्व नाम दिया गया, ठीक। इसमें शकार और चवर्ग की बात होती है, ठीक। अंत में क्या होता है, शकार और चवर्ग का विधान किया जाता है, इसीलिए इसको इश्चित्व नाम दिया गया, ठीक। अब इश्चित्व संधि ये तो नाम है हिंदी में, इसका सूत्र क्या है, इस्तोह इश्चुना इश्चुम। क्या सूत्र है, इस्तोह इश्चुना इश्चु, ठीक। अब देखिए, अब सूत्र को आप समझिए। सबसे पहले सूत्र में प्रथम पद क्या है हमारा, इस्तोह, ठीक। अब इस्तोह का मतलब क्या है, इस्तोह में देखिए पहला हमारा वर्ण क्या है, सा। क्या है, सा। और कौन सा सा है, दंत सा। दंत सा है लेकिन आधा है, लेकिन है तो दंत सा ही, ठीक है। तो इस सा का मतलब क्या है, सकार। ये दंत सा है तो इसका मतलब हुआ सकार, अर्थात दंत सा। इसका मतलब सकार, दंत सा। और जो ता है इसका मतलब क्या है, तवर्ग, ठीक। तो सा का मतलब सकार और ता का मतलब तवर्ग। और इसके बाद ये धन की स्थिति आ गई, अर्थात कह रहे हैं कि यदि सकार या तवर्ग के पश्चात, और पश्चात माने धन का चिन्ह, अर्थात एक पद की स्थिति हमारी पूरी हो चुकी है। इसके बाद क्या है, शाह है। कौन सा शाह है, तालव्य शाह है, तो इसका मतलब शकार, ठीक। और इसके बाद क्या है, च। और च माने चवर्ग, ठीक है। च माने चवर्ग, ठीक। अब ये द्वितीय पद की स्थिति हो गई हमारी, ये थी हमारी प्रथम पद की स्थिति और ये थी हमारी द्वितीय पद की स्थिति। और ये जो इश्चु है अंत में वो क्या है, ठीक, ये इक्वल वाली स्थिति है, बाद वाली स्थिति, अर्थात क्या, शकार और चवर्ग, ठीक है। ये सूत्र की स्थितियां थी, ठीक। अब हम इसको और स्पष्ट करेंगे, एक स्टेप और नीचे आएंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि यदि, नियम हमारा क्या कह रहा है कि यदि सकार या तवर्ग के पश्चात,
क्या आए, शकार या चवर्ग आए, तो क्या हो जाता है अंत में, सकार के स्थान पर शकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। ठीक है, फिर से देख लीजिए नियम क्या कह रहा है हमारा, कि यदि सकार या तवर्ग के पश्चात शकार या चवर्ग आए तो सकार के स्थान पर शकार और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। ये हमारी स्थिति बन गई। ठीक है, अब देखिए, ये कहने में, सुनने में या आपको समझने में थोड़ा सा हो सकता है कुछ कठिनाई महसूस हुई। इसी सूत्र को हम और सरलतम रूप से आपको समझा दे रहे। ये तो हमने नियम की बात बताई जो किताबों में लिखा रहता है, परिभाषा में दिया जाता है। ठीक, अब इसको हम और आसान तरीके से, ठीक है, इस सूत्र में ध्यान दीजिएगा आप लोग। इस सूत्र में कुल 3 स्थितियां बनती है। जो पूरा सूत्र है ष्चित, संधि, स्तोष्ण, इसमें कुल 3 स्थितियां बनती हैं। ठीक, पहली स्थिति क्या बनती है हमारी, ये सुनिए आप, कि साध शा बराबर शा। ठीक, अर्थात ठीक, यदि प्रथम पद के अंत में दंत सा हो, ठीक, और उसके बाद तालब विषा हो, तो दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो जाता है। ठीक, देखिए यहां पर है, ये दंत सा है, पूर्व पद हमारा रामस, ठीक, व्यंजन संधि है, इसलिए इसमें देखिए सा है और आधा सा है, हलंत लगा हुआ है। तो इसमें क्या है, दंत सा के पश्चात क्या आया है, तालब विषा आया है, इसलिए दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो जाता है। ठीक है, तो सा शा बराबर शा, यदि दंत सा के बाद तालब विषा आ जाए तो दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो जाता है। ठीक, ये इसका उदाहरण था, सा शा बराबर शा। दूसरी चीज, यदि दंत सा के पश्चात चवर्ग आ जाए तो भी, चवर्ग माने चछा जछा इया, तो यदि दंत सा के बाद चवर्ग आ जाए तो भी दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो जाता है। ठीक है, कहने का मतलब कि यदि दंत सा के बाद शा आए तो भी तालब विषा हो जाएगा, और दंत सा के बाद यदि चवर्ग आएगा तो भी तालब विषा ही होगा। ठीक, अब इसका उदाहरण देखिए, कस धन चित। कस है, कस में क्या है, सा है, दंत सा है, और दंत सा के बाद क्या है, चाय है, चवर्ग का चाय है, तो इसलिए दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो गया। देखिए दंत सा के स्थान पर तालब विषा हो गया, बन गया क्या, कश्चित। ठीक है, इसके बाद क्या आया, तवर्ग। तवर्ग है, तवर्ग माने तथा दाधा ना, और यदि तवर्ग माने तथा दाधा ना के बाद चाछा जाझा इया आए, ठीक, तो तवर्ग के स्थान पर चवर्ग हो जाता है। यदि तवर्ग तथा दाधा ना के बाद चाछा जाझा इया आए तो तवर्ग माने तथा दाधा ना के स्थान पर चाछा जाझा इया हो जाता है। देखिए इसमें क्या है, सत है, सत क्या है, किशोर का है, तवर्ग का है, सत तवर्ग है, उसके बाद क्या है, चाया है, ठीक, चवर्ग आया है, तो इसलिए ता के बाद चा आया है, तो इसलिए ता के स्थान पर चा हो गया। ठीक है, बन गया हमारा सचित। ठीक है, ये तो नियम थी, परिभाषा थी, उदाहरण था। ठीक है, अब इसको आप पहचानने का तरीका समझिए। क्यों, क्योंकि जिसको ये सब स्थितियां नहीं समझ में आ रही हैं तो उसको कोई दिक्कत नहीं, इसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको इस चीज का, हम यहाँ पे आपको फंडा लिख के बता देते हैं, आप एग्जाम में कैसे पहचानेंगे कि इस सूत्र का उदाहरण है। ठीक है, तो उसके लिए आप देखिए कि यदि एग्जाम में किसी भी उदाहरण में यदि डबल शा आ जाए, और डबल शा भी कौन सा, तालब विषा, डबल तालब विषा आ जाए और एक आधा दूसरा पूरा, कोई भी उदाहरण दे यदि उसमें 2 तालब विषा आ जाए, एक आधा और दूसरा पूरा, तो तुरंत आप समझ जाइए कि ये स्तो इष्णा इश्चु का उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए ये जो हमने आपको फंडा बताया, जो मैं ट्रिक आपको बताया, देखिए पहले उदाहरण में आपकी आ गई है, शामिल है क्या हमने बताया, पहला फंडा ट्रिक इसकी क्या होता है,
कि यदि दो तालब विषय एक साथ आ जाए, एक आधा दूसरा पूरा। इसमें आ गया, देखिए रामश्येतु उदाहरण है, इसमें डबल तालब विषय आया है, एक आधा है दूसरा पूरा, तो तुरंत आप समझ जाइए। दूसरी चीज क्या बनती है, शा और चा आ जाए, ठीक है। यदि डबल तालब विषय आ जाए तो समझिए कि इश्चित संधि का उदाहरण है। यदि तालब विषय और चा आ जाए, ठीक, और दूसरा कैसा, एक तालब विषय, पहला तालब विषय आधा और दूसरा चा होगा, इश्चा आ जाए तो भी आप समझ जाइए कि इश्चित संधि का उदाहरण है, ठीक है। आप देखिए ये जो हमने आपको फार्मूला फंडा ट्रिक बताई, इसमें फॉलो कर रहा है। देखिए हमने बताया कि तालब विषय होगा, आधा होगा और चा हो जाए। देखिए इसमें आ गया तालब विषय आधा आया और चा आ गया, तो भी आप समझ जाइए कि ये इश्चित संधि का। और दूसरी चीज, तीसरी चीज फंडा क्या है, यदि डबल चा आ जाए, ठीक, डबल चा, ठीक है। हम यहाँ फिर से आपको हो सकता है समझने में दिक्कत हो, डबल चा, ठीक, एक आधा दूसरा पूरा, तो तुरंत आप समझ जाइए कि इश्चित संधि का, ठीक है। इस सूत्र को आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आए तो उससे भी अच्छी बात है। क्यों, क्योंकि जो हम आपको फंडा बता रहे हैं ये आपका पूरा पूरा इसमें काम करे। कोई भी उदाहरण दे पेपर में, यदि डबल तालब विषय आ जाए, एक आधा दूसरा पूरा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि इश्चित संधि का। या किसी उदाहरण में यदि शा और चा आ जाए, तालब विषय हो और आधा हो, ठीक, और दूसरा चा हो, ऐसा कोई उदाहरण जिसमें इश्चा हो, आधा तालब विषय हो और चा हो, तो भी समझ जाइए कि ये इश्चित संधि का। और उसके बाद यदि डबल चा आ जाए, एक आधा दूसरा पूरा, ठीक है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये इश्चित, ठीक है, इश्चित संधि का, ठीक है। अब इस चीज को आप तीनों चीजों को याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आपको इसमें पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ठीक। और ये चीज भी आप बच्चे समझ लेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। और जिसको ये चीज समझ में आ गया ठीक ही है, अच्छी बात है, ठीक। और जिसको नहीं समझ है उसको घबराने की या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, ये चीज पूरी चीज इसमें फॉलो करेगी, ठीक है। और टेट सुपर टेट में कुछ रखा नहीं इसमें, ये मान के चलिए कि टेट सुपर टेट में कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसलिए इसको आप टेंशन मत लीजिए कि संस्कृत है बहुत कठिन है, कैसे पढ़ेंगे, टेट में पता नहीं क्या आएगा, क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक सी चीज है इसमें, ठीक है। ये प्राइमरी और जूनियर लेवल का टेस्ट है, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, इसमें कुछ रखा नहीं है, ठीक। तो इसमें यदि आप इतनी भी बात समझ लेंगे तो आपका काम टेट सुपर टेट आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद ये चीज आपको समझ में आ गई, तो इस फार्मूले को आप भूलिएगा नहीं, इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है, ठीक। तो वो फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब हम व्यंजन संधि की दूसरी संधि शुरू करने जा रहे हैं आज हम, ठीक है। अब कल उसके बाद देखिए ये एक फार्मूला आपको समझ में आ गया। अब उसी पर बेस्ड, उसी पर आधारित दूसरी संधि है, ठीक। उसका नाम क्या है हिंदी में, इष्टुत्व संधि। क्या नाम है, इष्टुत्व संधि, ठीक है। इष्टुत्व, इसमें क्या होता है, इसको इष्टुत्व नाम क्यों दिया गया, क्यों, क्योंकि इसमें शकार और टवर्ग का विधान होता है। शकार, कौन सा शकार, मूर्धन्य शकार, ठीक, और टवर्ग का विधान होने के कारण इसको इष्टुत्व नाम दिया गया। इसका नाम है हिंदी में इष्टुत्व संधि। और इसका सूत्र क्या है, इष्टुना इष्टु। क्या सूत्र है, इष्टुना इष्टु, ठीक। अब ये तो सूत्र है, लेकिन इस सूत्र को समझने के लिए हम इस सूत्र से पहले स्तोह पद को जोड़ देते हैं, ठीक। याद रखिएगा ये स्तोह पद हमने जोड़ा है अलग से, ठीक, ये सूत्र में नहीं है, इससे पहले के सूत्र में था स्तोह इष्टुना इष्टु, वो सूत्र था, लेकिन यहाँ पर
सिर्फ सूत्र आपका इष्टुना इष्टु ही है, याद रखिएगा। ठीक, सिर्फ इस सूत्र को समझने के लिए, आपको समझाने के लिए, आसान बनाने के लिए हमने इस तो पद को जोड़ दिया है। ठीक, और इस तो पद को जोड़ने का क्या मतलब है, क्यों जोड़ा है? क्योंकि इस सूत्र में भी पूर्व पद में वही पिछले वाले सूत्र की स्थिति बनेगी। अर्थात जैसे उसमें था कि सकार और तवर्ग, तो वही स्थिति पूर्व पद में इसमें भी है। क्या? सकार और तवर्ग। ठीक है, तो पूर्व पद में, ठीक, अर्थात धन के निशान के पहले सकार और तवर्ग ही रहेगा, इस सूत्र में भी और उस सूत्र में तो था ही था। ठीक है, तो पूर्व पद में सकार और तवर्ग ही रहेगा, यही समझाने के लिए हमने आपको इसमें इस तो पद जोड़ दिया। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्या यदि सकार और तवर्ग के पश्चात, ठीक, क्या आए? शकार और टवर्ग आए। क्या आए? यदि सकार और तवर्ग के पश्चात शकार और टवर्ग आए तो क्या हो जाता है? सकार के स्थान पर शकार, अर्थात दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है, और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा? फिर से समझा देते हैं एक बार कि कह रहे हैं कि यदि सकार दंत, सकार कौन सा सकार? दंत सा, तो सकार या तवर्ग के पश्चात शकार या टवर्ग आए तो सकार के स्थान पर शकार और तवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता। ठीक है, अब इस सूत्र को और आसान बनाने के लिए हमने इस सूत्र में देखिए लिख दिया है, सरल स्थितियां बता दी हैं, आपको बना दी है। कह रहे हैं कि क्या? यदि दंत सा के पश्चात मूर्धन्य श आए, कौन सा श आए? मूर्धन्य सा। यदि दंत सा के पश्चात मूर्धन्य श आए तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाता है। ठीक, यदि दंत सा के बाद मूर्धन्य श आएगा तो दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य श हो जाएगा। देखिए, इसका उदाहरण भी हमने लिखा है। क्या? रामस धन षष्ठ। ठीक, रामस है, इसमें प्रथम पद के अंत में कौन सा सा है? सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। कौन सा सा है? दंत सा है। और उसके बाद कौन सा सा है? मूर्धन्य सा है। तो इसलिए दंत सा के पश्चात क्योंकि मूर्धन्य सा आया है, तो इसलिए दंत सा के स्थान पर देखिए मूर्धन्य सा हो गया है। और चूंकि ये सा आधा था, हलंत लगा था, तो यहाँ ये सा भी आधा हो गया। ठीक, तो दंत सा के बाद चूंकि मूर्धन्य सा आया है, तो इसलिए दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया है। बन गया क्या हमारा? रामस धन षष्ठ बराबर रामस षष्ठ। ठीक, अर्थात रामस षष्ठ का क्या मतलब है? किसी व्यक्ति के कई पुत्र हैं, तो किसी ने पूछा कि राम कौन सा पुत्र है, किस नंबर का पुत्र है, तो उसने द्वितीय उत्तर दिया क्या? रामस षष्ठ, अर्थात राम छठे नंबर का पुत्र है। ठीक, आप फिर देखिए दूसरे स्टेप में उतरिए नीचे। फिर कह रहे हैं कि यदि दंत सा के पश्चात टवर्ग आए तो भी दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा ही होता है या होगा। ठीक, अर्थात कहने के लिए कोई कंफ्यूजन नहीं, दंत सा के बाद मूर्धन्य सा आए तो भी मूर्धन्य सा होगा और टवर्ग आएगा तो भी मूर्धन्य सा ही होगा। दोनों स्थितियों में मूर्धन्य सा ही बनेगा। यदि सा मूर्धन्य सा है तो भी सा बनेगा, और यदि टवर्ग आएगा तो भी मूर्धन्य सा ही बनेगा। इसका भी उदाहरण देखिए हमने लिखा है। क्या? रामस धन टीकते। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है? रामस दंत सा आया है। ठीक, और दंत सा के बाद क्या है? टी टा आया है, टवर्ग आया है, टवर्ग का पहला अक्षर आया है क्या? टा। तो इसलिए फिर यहाँ भी दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो गया है। देखिए, ठीक है, हो गया, समझ में आ गया
फिर बार बार बता रहे कि दंत सा के बाद मूर्धन्य श आए तो भी मूर्धन्य श होगा, टवर्ग आएगा तो भी मूर्धन्य श ही होगा। ठीक है, कुछ भी आएगा होना अंत में मूर्धन्य श ही है। ठीक, फिर इसी को और आसान बना देते हैं हम। ठीक, सा धन श या टवर्ग कुछ भी आएगा तो आपका होना अंत में श। ठीक, दंत सा के बाद देख लीजिए, दंत सा के बाद मूर्धन्य श आएगा या टवर्ग आएगा, होना अंत में शकार ही है, मूर्धन्य श है। ठीक, अब तीसरी स्थिति देखिए, यदि टवर्ग के पश्चात टवर्ग आए तो। ठीक, टवर्ग अर्थात ताथा दाधा ना, और उसके बाद टवर्ग आए अर्थात क्या, टाठा डाढ़ा अणा, तो टवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। ठीक, टवर्ग कब होगा, जब पूर्व पद में टवर्ग होगा तभी टवर्ग के स्थान पे टवर्ग होगा। ठीक, अदरवाइज मूर्धन्य श ही बना रहेगा। ठीक, इसका भी उदाहरण देख लीजिए, टवर्ग टवर्ग का तत् धन टीका, यहाँ देखिए टवर्ग आया है, ता आया है, उसके बाद क्या आया है, टवर्ग आया है, इसलिए ता के स्थान पर टा हो गया, बन गया तत् टीका। तत् धन टीका बराबर तत् टीका। ठीक है, हो गया। अब ये बात थी, सूत्र थे, नियम था, परिभाषा थी। ठीक, जो कुछ किताबों में लिखा मिलता है वो हमने आपको समझाने का प्रयास किया सरलतम भाषा में। ठीक, आप फिर पहचान देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन हो उसको भूल जाइए, एकदम से भूल जाइए। ठीक, इसको सब भूल जाइए। ठीक, सिर्फ ट्रिक याद रखिए, फंडा याद रखिए इस चीज का। ठीक है, पहचान देखिए हमने लिख दिया है, क्या रहे कि कोई भी उदाहरण दे पेपर में। ठीक, कोई भी उदाहरण दे, यदि उस उदाहरण में मूर्धन्य श है, एक आधा दूसरा पूरा, डबल मूर्धन्य श आए, एक आधा दूसरा पूरा, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये इष्टुना इष्टु का उदाहरण है। ठीक, देखिए इसमें आ रहा है डबल मूर्धन्य श आ रहा है कि डबल मूर्धन्य श है, एक आधा है दूसरा पूरा है। ठीक है डबल मूर्धन्य श, एक आधा दूसरा पूरा है, तुरंत समझ आइए कि ये इष्टुत्व संधि या इष्टुना इष्टु का उदाहरण है। ठीक, दूसरी पहचान कह रहे हैं कि यदि मूर्धन्य श या टा आए। ठीक, एक मूर्धन्य श और दूसरा टा, और मूर्धन्य श भी आधा, क्योंकि व्यंजन संधि चल रही है। ठीक, तो सब आधा ही आधा होगा। ठीक, तो दूसरी पहचान क्या है कि यदि किसी भी उदाहरण में कोई ऐसा वो उदाहरण दे पेपर में, उसमें यदि ष्टा आ जाए, आधा मूर्धन्य श और टा है, तो तुरंत समझ जाइए कि ये इष्टुना इष्टु का उदाहरण। देखिए इसमें रामश टीकते हैं, ये देखिए मूर्धन्य श है, आधा मूर्धन्य श है और टा है। ठीक, तुरंत समझ जाइए कि ये इष्टुना इष्टु का उदाहरण है। ठीक, और तीसरी पहचान डबल टा आए। ठीक, एक आधा दूसरा पूरा, तो भी समझ जाइए कि इसी का उदाहरण। ठीक, इसमें देखिए डबल टा है, एक आधा दूसरा पूरा, टट्टी का। ठीक, तुरंत आप समझ जाइए कि इष्टुना इष्टु या इष्टुत्व संधि का उदाहरण। नाम दिया तो नाम पर टिक कर दीजिए, सूत्र दिया तो सूत्र पर टिक कर। ठीक, तो बस बार बार करें, यही तीन चीज याद रखिए, सब भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए। ठीक, सिर्फ ये ट्रिक याद रखिए, फंडा याद रखिए पहचानने का। इष्टुत्व संधि क्या, डबल मूर्धन्य श, एक आधा दूसरा पूरा, या एक मूर्धन्य श आधा मूर्धन्य श या टा आ जाए, या डबल टा आ जाए। ठीक, तो तुरंत समझ जाइए कि ये इष्टुना इष्टु का उदाहरण है, इसको कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक, बात समझ में आ गई? तो उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसके बाद हम अगली व्यंजन संधि पर बढ़ते हैं। क्या, कौन सी, जश्यत्व संधि, उसका नाम है जश्यत्व संधि। ठीक है,
क्या लिखा है हमने? जश्यत्व संधि। इसको जश्यत्व नाम क्यों दिया गया? इसमें जश प्रत्याहार का विधान होता है। ठीक, और जश शॉर्ट फॉर्म में तुरंत समझ आइए। कोई कहे जश प्रत्याहार तो समझ जाइए कि प्रत्येक वर्ग के जो स्पर्श व्यंजन है उनके प्रत्येक वर्गों के तृतीय व्यंजन की बात की जा रही है। जश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तृतीय व्यंजन आता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो जश प्रत्याहार का विधान किया जाता है इसमें। ठीक, जो उदाहरण बनता है उसमें तृतीय वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, तो इसीलिए इसको जश्यत्व नाम दिया गया। ठीक, हिंदी में इसका नाम है जश्यत्व संधि। ठीक है, और इस संधि के दो भाग हैं। ठीक है, पहला क्या है? पदांत जश्यत्व संधि। ठीक, और दूसरा क्या है? अपदांत जश्यत्व संधि। ठीक है, जश्यत्व संधि के दो भाग हैं। कौन कौन से? पहला है पदांत जश्यत्व संधि और दूसरी है अपदांत जश्यत्व संधि। ठीक है, अब पदांत आप समझ रहे, नाम से स्पष्ट है। पदांत माने पद के अंत में। तो अब इसमें क्या है? अपदांत, इसमें पद नहीं बनेगा। ठीक, इसमें पद बनेगा और इसमें पद नहीं बनेगा। इसको अभी हम आपको और गहराई से उदाहरण में आपको समझाएं। अभी सिर्फ यही जानिए कि ये पद के अंत में इसमें पद बनेगा और इसमें पद नहीं बनेगा। ठीक, पहले इसका हम आपको सूत्र बता दें। इसका सूत्र है क्या? झलाम जशवंते। ठीक, क्या सूत्र है? झलाम जशवंते। ठीक है, जशवंते याद है, पूर्व रूप स्वर संधि का इसमें है। ठीक, आप अवग्रह का चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, आप तो इसलिए हम इसको आ नहीं पढ़ेंगे, जशो अंते नहीं पढ़ेंगे, क्या बोलेंगे? जशोंते। ठीक, तो सूत्र हमारा क्या बन गया? झलाम जशवंते। ठीक, अब इस सूत्र को हम आपको समझाएंगे। सूत्र में पहला पद हमारा क्या बन रहा है? झलाम। क्या बन रहा है? झलाम, झलाम। ठीक, झलाम। और झलाम जो है ये पूर्व पद की स्थिति है। ठीक, और जशवंते जो है ये इक्वल वाली स्थिति है। ठीक है, इक्वल बराबर वाली स्थिति है। ठीक, तो झलाम, झलाम कह रहे हैं। और झलाम याद रखिए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए कि जो झलाम पद है वो किस विभक्ति किस वचन का रूप है? तो ये झलाम जो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप। जैसे क्या? रामस्य रामयो रामाणाम। ठीक, बालकस्य बालकयो बालका नाम। तो जो कि षष्ठी बहुवचन का रूप है झलाम, तो इसका हिंदी से अर्थ कैसे निकालेंगे? काकीके में षष्ठी लगती, तो कह रहे हैं कि झलाम मन झल प्रत्याहार के पश्चात। ठीक, और झल प्रत्याहार में एक दो वर्ण तो आते नहीं, बहुत सारे आते हैं, तो इसलिए इसको षष्ठी बहुवचन में रखते हैं। काकीके लगाना था तो षष्ठी लगाई, और चूंकि बहुत सारे वर्ण इसलिए बहुवचन लगा दिए, तो बन गया क्या? झलाम। तो क्या रहे कि झलाम अर्थात झल प्रत्याहार के पश्चात। इधर क्या आए? व्यंजन आए। व्यंजन संधि चल रही है, तो व्यंजन संधि में व्यंजन ही आता है। सिर्फ एक जगह पर, एक ही उदाहरण में स्वर आता है। ठीक, बाकी व्यंजन ही आता है। इसलिए व्यंजन संधि की पहली पहचान है व्यंजन धन व्यंजन बराबर व्यंजन। दो व्यंजनों का आपस में टकराव होता है तो एक नया व्यंजन बनता है, परिणाम स्वरूप निकलता है। ठीक है, तो हम व्यंजन यहाँ पर व्यंजन हो, और ये एक संधि ऐसी है इसमें स्वर भी आ जाता है, स्वर भी आता है, आ सकता है। ठीक है, तो कुछ भी हो, अर्थात कुछ भी हो, व्यंजन हो या स्वर, कुछ भी हो, झल प्रत्याहार के पश्चात व्यंजन या स्वर कुछ भी हो तो अंत में क्या हो जाता है? जश हो जाता है, जश। ठीक है, जश हो जाता है। ठीक, अब ये तो सूत्र की स्थिति बन गई, नियम परिभाषा किताबों वाली बात हो गई।
कि यदि झल प्रत्याहार के पश्चात कोई भी स्वर या व्यंजन आए, कुछ भी आए, तो झल के स्थान पर जश हो जाता है। ठीक, अब इसको हम और एक स्टेप नीचे उतरेंगे और सरल भाषा में समझाएंगे, इसी चीज को और क्लियर करेंगे। झल प्रत्याहार, आप झल प्रत्याहार आप शुरू करेंगे कहां से? झभय से शुरू करेंगे। ठीक, और कहां पर खत्म करेंगे? हल पर खत्म कर देंगे। तो झल प्रत्याहार में यदि आप घर में अभी नोट्स में कॉपी उठाइए, खोलिए, उसमें लगाइए प्रत्याहार, तो झभय अर्थात प्रत्येक वर्ग के चतुर्थ से शुरू होगा। चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम सब आ जाएगा उसमें। ठीक है, सब कुछ आ जाएगा। ठीक, तो झल, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है। और क्या? शा शा शा, ठीक है, आए। ठीक है, तो और इधर क्या आए? झल माने किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या शा 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 आए, कुछ भी है। और उसके बाद क्या है? कोई भी व्यंजन या स्वर आए। ठीक, कुछ भी आए तो झल के स्थान पर जश हो जाएगा। ठीक है, और जश माने तृतीय, जब गड़दश, जब गड़ से शुरू हुआ, जब गड़दश पे खत्म होगा, शा अंतिम है, शा को लेना नहीं है। ठीक, तो चाचा जा जा आ गया, तृतीय आ गया। ठीक है, तो 1 2 3 4 प्लस स्वर व्यंजन बराबर 3। ठीक है, 1 2 3 4 प्लस व्यंजन स्वर इज इक्वल टू 3। ठीक है, अच्छा, आप इस चीज को हम आपको उदाहरण से समझा रहे हैं। ठीक है, उदाहरण दे रहे हैं आपको, देखिए इसका कह रहे हैं कि वाक धन ईश। क्या उदाहरण है? वाक धन ईश। वाक है, वाक झल प्रत्याहार में आ रहा है। अभी हमने आपको बताया खुद ही कि झल प्रत्याहार का मतलब किसी भी वर्ग का प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ कुछ भी आ सकता है। तो ये जो है कवर का पहला ही है। ठीक है, और दूसरी चीज, ये पदांत जो शब्द संधि का होगा, तो इसमें पद भी बनना अनिवार्य है। तो इसमें झल प्रत्याहार भी आ रहा है, और झल प्रत्याहार का वर्ण तो ही है, और दूसरी चीज ये पद भी बन रहा है। ठीक है ना, ये भी पद है और ये भी पद है। ठीक, तो आप झल प्रत्याहार के बाद क्या आ रहा है? स्वर आ रहा है, और हमने आपको बताया कि ये संधि एक ऐसी संधि है, इसमें स्वर आता है। ठीक है, तो इसमें क्या गया? झल प्रत्याहार के पश्चात स्वर आ गया, इसलिए झल के स्थान पर जश हो जाएगा। अर्थात ये जिस वर्ग का होगा वो अपने वर्ग के तृतीय में बदल जाएगा। अब ये का कवर का है, तो अब ये अपने वर्ग के तृतीय में चला जाएगा। अर्थात क्या? का खा गा। तो हमारा बनेगा क्या? वाग धन ईश। तो क्या? वाग धन ईश। अब ये कवर का पहला है, तो अब अपने वर्ग के तीसरे, जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। ये कवर का पहला है, तो अब कवर का तीसरा हो जाएगा, था क्या? गा हो जाए। यहाँ भी हलंत था, व्यंजन था, व्यंजन संधि है, तो यहाँ भी हलंत लग गया, बन गया वाग धन ईश। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? अब क्योंकि ये स्वर है, अब हम इसको इसमें मिला देंगे। ठीक है, और हमारा क्या, ये गा में ई मिल जाएगा, तो बन जाएगा वागीश। वाक धन ईशा बराबर वागीश। ठीक है, ये बन गया। दूसरा उदाहरण देख लीजिए। सुप धन अंत। क्या है? सुप धन
अंतः। ठीक, अब सुप है, ये झल प्रत्याहार है। ठीक, अपने वर्ग का प्रथम है तो, और उसके बाद दूसरी चीज पद भी बना, झल प्रत्याहार है। उसके बाद क्योंकि पदांत जश्यत्व का उदाहरण है, कैसे आप पहचान कि पदांत का है कि नहीं? क्यों? इसलिए क्योंकि ये पद बन रहा है, इसलिए आप तुरंत पहचान जाइए कि ये पदांत जश्यत्व संधि, ये भी पद है और ये भी पद है। ठीक, तो सुप माने सुप प्रत्याहार होता है, बताएंगे उसको। ठीक है ना? तो सुप प्रत्याहार का है, ये भी पद है, और अंतः ये भी पद है। तो सुप, अब क्योंकि ये अपने वर्ग का पहला है, पवर्ग का पहला है, तो आप ये अपने वर्ग अर्थात पवर्ग के तीसरे में बदल जाएगा। क्या बन जाएगा? पा फा बा। ठीक, बन जाएगा क्या? सु बन ता। शुभ धन अंतः, ये बा है। अब हम इसको क्या करेंगे? अब ये चूंकि स्वर है तो अब इसको हम इसमें मिला देंगे। अब बा हमारा बन जाएगा पूरा। क्या बन जाएगा? सुबंता। सुप धन अंतः बराबर सुबंता बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए हो गया सुबंता। ठीक है, ठीक, तो बन जाए क्या हमारा? सुबंता। ठीक है यार, अच्छा, अब इसकी आप पहचान याद रखिए। ठीक है, बताते आ रहे हैं कि इसमें क्या होता है? जश प्रत्याहार का विधान, अर्थात अपने वर्ग का तृतीय वर्ण होता है, इसीलिए इसको जश्यत्व नाम दिया गया। ठीक है, तो एग्जाम में कोई भी उदाहरण आए, यदि उसमें आप देखिए कि प्रथम वर्ण के बाद जो दूसरी वर्ण पड़ रहा है, यदि वो किसी भी वर्ग का तृतीय है, ये देखिए बा है, तृतीय है। ठीक, इसमें देखिए क्या वागीश गा था बीच में, वो भी अपने वर्ग का तीसरा था, कवर्ग का तीसरा। तो बीच में जो भी वर्ण आप देखिए, ठीक, ये चीज इसको हमेशा देखिए, एग्जाम में कोई उदाहरण वो देते हैं और उसमें यदि ये वाला वर्ण जो दूसरा वर्ण है संधि पद का, तो यदि वो जश प्रत्याहार है अर्थात किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये झलाम जशवंते या पदांत जशत्व संधि का उदाहरण है। ठीक है, तुरंत यही पहचान है इसकी। ठीक है, ठीक, तो अब आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, और कल इसके बाद हम इसके कुछ और आपको उदाहरण बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद हम आपकी अपदान जशत्व संधि तथा इसके बाद और भी जो व्यंजन संधियां हैं जो खास मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, उस पर हम चर्चा करें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो कुछ हमने आज पढ़ाया समझ में आ गया होगा। ठीक, आप उसको समझें, सुने, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के डाल दिया करिए आप लोग। हम इसको यहाँ पे इसकी चर्चा कर देंगे। कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो हम उसको फिर से बता देंगे, समझा देंगे। ठीक है, कोई तो अब हम आज अपने लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। ठीक, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इससे पहले के वीडियोस आपको देखने हो तो आप उसको प्लेलिस्ट पर क्लिक करके देख सकते हैं आप। ठीक है, और अब हम आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।